जय हिंद। इससे पहले हमने क्लास 12th के हिंदी दिगंत भाग 2 का अध्याय 2 सब करवा चुके हैं। उसने कहा था उससे पहले बातचीत का भी संपूर्ण जो है ना उसका सॉल्यूशन करवा चुके हैं। जो भी क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्न करवा चुके हैं जो बिहार बोर्ड के मतलब अनुसार वो काफ़ी हद तक क्या है मतलब जो पूछे जाने की संभावना है वो सब क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। आज जो क्वेश्चन है तीसरा चैप्टर है अध्याय 3 है कि संपूर्ण क्रांति। कक्षा 12th हिंदी 100 मार्क दिगंत भाग 2 से संपूर्ण क्रांति ये तीसरा चैप्टर है। और ये खुला चैलेंज है कि अगर बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो अभी जो क्लास इस क्लास से बाहर नहीं आएगा, ठीक ना। ये खुला चैलेंज है और मोस्ट वीविया क्वेश्चन जो है वही देने वाले हैं जो अब की बार 2025 में पूछा जाएगा, ठीक ना। तो देखिए कहता क्या है कि संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति का जो लेखक है पूर्ण विश्लेषण इस क्लास में होगा कि संपूर्ण क्रांति का लेखक हमारे जयप्रकाश नारायण साहब जी है। और इनका जन्म हुआ, इसे हम जेपी भी कहते हैं, जेपी जयप्रकाश नारायण भी कहते हैं, मतलब जयप्रकाश नारायण को शॉर्ट में जेपीएन भी कहते हैं। जयप्रकाश नारायण इसे लोक नारायण जयप्रकाश भी कहते हैं, ठीक ना। लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, बिहार के बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, छात्रों के दिल में बसने वाले नेता थे जो। तो इसका जन्म हुआ है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। और इसका निधन की बात करें तो इस जो है ना स्वर्गवास हो गए, बेचारा स्वर्गवास हो गया। इसका 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में क्या हुए, ये स्वर्गवास हो चुके हैं। इनका जन्म स्थान सिताब दियारा गाँव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, सिताब दियारा गाँव में हुआ जन्म इसका, ठीक ना। माता की नाम इसकी फुलरानी देवी है और पिता हर्षुदयाल। जयप्रकाश नारायण जी के माता जी के नाम फुलरानी देवी और पिता हर्षुदयाल है। और इसकी पत्नी जो है प्रभावती देवी, इस पत्नी के नाम है प्रभावती देवी जो ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री है। आइए हम देखते हैं कुछ प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे। इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है वो हमें बताएं। तो कहता है कि जयप्रकाश नारायण जब अमेरिका गए तो वह वहाँ पे जाकर क्या किया, उस जो अमेरिका जाने के बाद उन्होंने जो भी काम किया वो बात आपको कैसन लगा है और आपको किस तरह से प्रभावित करता है, उसके बारे में आप हमें क्या कीजिए बताइए। तो देखिए जयप्रकाश नारायण के बारे में कहा जाता है कि संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित शीर्षक भाषण संपूर्ण क्रांति के माध्यम से लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जीवन के अछूए पहलुओं को उजागर किया गया है। फिर कहता है जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज पटना से आईएससी यानी इंटर ऑफ साइंस आईएससी की परीक्षा पास 1921 में पास की हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त के लिए वे अमेरिका गए और वहां उन्होंने मजदूरी करके शिक्षा प्राप्त किया। इस दौरान जो बातें हमें सबसे अच्छी लगी है वह है छुट्टी के समय जयप्रकाश द्वारा काम करना। कहता है जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत, संपूर्ण क्रांति के जो है अग्रदूत जयप्रकाश नारायण है। इन्होंने बारीकी से इस आंदोलन को देखा है। तो संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा रचित शीर्षक भाषण संपूर्ण क्रांति के माध्यम से लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जीवन के अछूए पहलू को उजागर किया गया है, जो इसके जीवन से रिलेटेड है, जो जीवन से संबंधित है, जो मतलब लोगों को काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा लगा है, ठीक ना। लोग इससे सीखते हैं, उस पहलू को उजागर किया गया है। और जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज पटना से आईएससी की परीक्षा पास किए और उच्च शिक्षा आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे कहाँ चले गए, आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे अमेरिका गए। और वहाँ उनके पास इतना रुपया नहीं था कि वह मतलब आराम से रह करके शिक्षा प्राप्त कर सके। तो उनके पास काफ़ी कम रुपया था, बहुत ही कम पैसा था, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे जा करके मजदूरी करके शिक्षा प्राप्त किया, ठीक ना। कहीं कभी मतलब जब उसको फ्री टाइम होता था तो वह होटल में, तो कहीं कुछ और जगह मैकेनिक का काम होटल में मतलब पार्ट टाइम वर्क कर करके वह क्या करता था, अपना मतलब पैसा इकट्ठा करता था और अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी खर्च होता था वह करता था, ठीक ना। तो वह मजदूरी करके शिक्षा प्राप्त किया। इस दौरान जो बातें हमें सबसे अच्छी लगी वह है छुट्टी के समय जयप्रकाश के द्वारा काम करना। और इस समय जो बातें हमें सबसे अच्छी लगी है वह है जयप्रकाश नारायण के द्वारा छुट्टी के समय में वह इधर उधर भटकता नहीं था, इधर उधर घूमता नहीं था, बल्कि छुट्टी के समय काम का तलाश करता था और काम करके वह क्या करता था, रुपया इकट्ठा करता था ताकि उसको क्या हो, पढ़ने में मदद मिल सके, क्योंकि उसको घर से कुछ लाभ नहीं मिलता था, ठीक ना। तो वह समझता था। लेकिन आजकल के विद्यार्थी सब, अगर थोड़ा सा समय मिल गया
तो लंपटबाजी में समय बिताता है, लेकिन वो नहीं देखता है कि हम किस तरह से हमें मतलब किस आर्थिक स्थिति से हम गुजर रहे हैं, उस जगह पे अपना ही कुछ मतलब इनकम करके घर को बचाया जा सके और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन वो पूर्ण रूप से गार्जियन पे ही निर्भर रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सफल और जिम्मेदार बच्चा ऐसा नहीं करते हैं। जयप्रकाश नारायण से हमें सीखना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण जब पटना में ये अमेरिका गए, तो अमेरिका जब गए तो वहाँ पे उन्होंने क्या किए, इस मजदूरी करके शिक्षा प्राप्त किए। ठीक, आगे देखते क्या है। ये दूसरा क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। मतलब जयप्रकाश नारायण जब पटना गए थे तो वहाँ जब वह अमेरिका गए तो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन जब वह अमेरिका से वापस आए भारत में तो वह कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। तो इस मतलब क्यों नहीं शामिल हुए ये पूछा जाता है। तो देखिए, तो कहता है जयप्रकाश नारायण जब अमेरिका गए तो वह कम्युनिस्ट बन गए, लेकिन भारत आने पर वह कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल न होकर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वह देश को आज़ाद कराना चाहता था, ठीक है, चाहते थे, जो कांग्रेस के बिना असंभव थी। इसी कारण जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल न होकर के कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। कहता है जब जयप्रकाश नारायण मतलब कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए थे, जयप्रकाश नारायण तो अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे। तो वह जब गए अमेरिका तो जहाँ मतलब जहाँ गए उसी का वो हो गए, लेकिन उसके अंदर में तो भारत ही बसा हुआ था, दिल में भारत था, लेकिन अपने आप को आगे शिक्षा प्राप्त करने के वहाँ गए थे। तो वहाँ थोड़ी ना बैर करने के लिए गए थे, तो वहाँ तो किसी तरह से वह शिक्षा प्राप्त करके वहाँ से आना चाहते थे, ठीक ना। तो वह जब अमेरिका गए तो वह अमेरिका के पार्टी में शामिल हो गए, मतलब कम्युनिस्ट बन गए। लेकिन जब वह अमेरिका से वापस भारत आए तो वह कम्युनिस्ट नहीं बने बल्कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि वह देश को आज़ाद कराना चाहते थे, और जो कांग्रेस पार्टी के बिना देश को आज़ाद कराना असंभव था। मतलब बिना कांग्रेस पार्टी के देश को आज़ाद कराना क्या था, असंभव था। इसीलिए जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं होकर के बल्कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। ठीक, आइए अब 3 नंबर में देखते हैं क्या है। 3 नंबर में कहता है दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थिति में हुआ। तो कहता है दिनकर जी का निधन कब और किस परिस्थिति में हुआ था। तो दिनकर जी का निधन कब और किन परिस्थिति में हुआ। तो दिनकर जी का निधन विलिंगडन नर्सिंग होम चेन्नई में हुआ था। तो दिनकर जी का निधन कब हुआ था, दिनकर जी का निधन विलिंगडन नर्सिंग होम चेन्नई में हुआ था। और इसका जो है निधन हुआ कैसे, तो दिल का दौरा पड़ने से, मतलब हार्ट अटैक से इसका क्या हुआ, मृत्यु हो गया दिनकर जी का। तो वही पूछा गया है 3 नंबर क्वेश्चन में कि दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थिति में हुआ है। तो दिनकर जी का निधन विलिंगडन नर्सिंग होम चेन्नई में हुआ और दिल के दौरा पड़ने से यानी हार्ट अटैक आने से इसका क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक, आगे देखते हैं तो क्या है चौथा नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी यानी जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में किया है। इसका उत्तर कहता देने के लिए देखिए, इसके उत्तर में है कि जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में बापू और नेहरू के विशेषता का उल्लेख किया है। मतलब जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में बापू और नेहरू दोनों की विशेषता का उल्लेख किया है। ठीक, उसके बाद कहता है बापू के बारे में उनका कहना है कि वे सबको बड़े प्रेम और आदर से समझाते थे तथा किसी भी बात का बुरा नहीं मानते थे। जबकि नेहरू के बारे में उनका कहना है कि चीन पर, जो अपना राष्ट्र है दुश्मन राष्ट्र चीन पर उन्होंने आंख बंद कर विश्वास किया और परराष्ट्र नीति मतलब विदेश नीति जो होता है परराष्ट्र नीति के बारे में उनकी अवधारणाएं मतलब उनकी विचार क्या हो गया, गलत साबित हुआ। कहता है कि बापू और नेहरू की किस विशेषता को उल्लेख जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में किया है। तो जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में बापू और नेहरू दोनों की विशेषता का उल्लेख किया है। बापू के बारे में जयप्रकाश नारायण का कहना है कि बापू सबको बड़े प्रेम और आदर से समझाते थे, किसी भी बात का वह बुरा नहीं मानते थे, कोई कुछ कह दे उसका वह बुरा नहीं मानते थे, बल्कि सबको प्रेम से और आदर से समझाते थे, सबको प्रेम करते थे। लेकिन जयप्रकाश नारायण के बारे में उनका कहना है कि उन्होंने अपना जो देश अपने देश का दुश्मन जो है मतलब भारत का दुश्मन चीन पर उन्होंने आंख बंद करके विश्वास कर लिया, जो भी कहा उन्होंने उस पर मान लिया। और दूसरे राष्ट्र पर मतलब विदेश नीति के बारे में परराष्ट्र नीति के बारे में उनकी जो अवधारणाएं थी उनकी जो विचार थी वह विचार क्या हो गया, गलत साबित हुआ, उसका विचार सही साबित नहीं हुआ। अब 5वां क्वेश्चन कहता है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। क्या आप जेपी से सहमत हैं, इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, आप मतलब इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे। तो कहता है भ्रष्टाचार की जड़ क्या है और आप जेपी जयप्रकाश नारायण के बात से सहमत है
और इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, आप इसका क्या सुझाव देंगे। तो कहता है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार चुनाव का खर्च ही भ्रष्टाचार की जड़ है। हाँ, हम जेपी के बातों से सहमत हूँ। इसे दूर करने के लिए चुनाव के खर्च को कम करना पड़ेगा ताकि अमीर से लेकर गरीब हर व्यक्ति चुनाव में भाग ले सके एवं उम्मीदवार बन सके। कहता है कि जेपी मतलब भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, क्या आप मतलब जेपी से सहमत है और इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे। तो भ्रष्टाचार की जड़ जो है ये चुनाव का खर्च है। चुनाव का खर्च इतना ज़्यादा है कि एक गरीब आदमी चुनाव में भाग नहीं ले सकता है, ठीक है, उसके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वह चुनाव में भाग ले सके और उम्मीदवार बन सके, ठीक है ना। तो जब एक छोटा आदमी एक गरीब परिवार से कोई जाएगा चुनाव मतलब राजनीति में जाएगा तो वह नीचे स्तर से काम करना शुरू करेगा, उसको सब कुछ पता है कि कहाँ से क्या करना है। लेकिन वही अगर बड़े आदमी को देख लेंगे तो उसको कभी गरीबी पता ही नहीं चला है, तो वह क्या खाक दूर करेंगे गरीबी को। तो वही कहता भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो भ्रष्टाचार की जड़ चुनाव का खर्च है। हाँ, हम जयप्रकाश नारायण के बात से सहमत है और इसे दूर करने के लिए हमें चुनाव के खर्च को कम करना पड़ेगा ताकि गरीब से लेकर के अमीर तक सभी व्यक्ति इसमें भाग ले सके चुनाव में, और चुनाव में भाग लेकर के वह क्या बन सके, उम्मीदवार बन सके, प्रतिनिधि बन सके और देश में अपना क्या दे सके, सेवा दे सके, ठीक है। अब कहता है व्याख्या करें, स्वप्रसंग व्याख्या करें। जो दिया गया प्रसंग ये अभ्यास में, तो अभ्यास में जो कुछ दिया गया है क्वेश्चन, तो उसमें कहता है उसका स्वप्रसंग व्याख्या करें, तो उसका सही उत्तर क्या होगा। तो व्यक्ति से नहीं, उसके कहता क्वेश्चन में है कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। कहता आदमी से हमें झगड़ा नहीं है, उनके नीति से झगड़ा है, उनके विचार से झगड़ा है, ठीक ना, उनके मेंटेलिटी से झगड़ा है, हमें व्यक्ति से कोई झगड़ा नहीं। लेकिन आजकल लोग को क्या होता है, दूसरे से झगड़ा होता है, बल्कि उसके नीति से विचार से झगड़ा नहीं होता है, उस आदमी से झगड़ा हो जाता है। तो कहता है उनसे व्यक्ति से नहीं, हमें तो उनके नीति से झगड़ा है, सिद्धांत से झगड़ा है और उनके कार्य से झगड़ा है। उत्तर में कहता है प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 2 में, मतलब हमारा जो हिंदी है पाठ्य पुस्तक 12th का जो हिंदी है दिगंत भाग 2, उसमें जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित शीर्षक संपूर्ण क्रांति भाषण से क्या है, यह अवतरित है। जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी के बीच काफ़ी मतभेद थे। उन मतभेदों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि हमें व्यक्तियों से नहीं बल्कि उनके नीति और सिद्धांतों से झगड़ा है, बल्कि हमें उनके कार्यों से झगड़ा, उन व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। तो इसमें उत्तर दिया कहता है कि ये जो मतलब गद्यांश दिया गया, इस गद्यांश में जयप्रकाश नारायण के द्वारा यह गद्यांश लिखा गया है और इस गद्यांश में मतलब संपूर्ण क्रांति से यह गद्यांश अवतरित है, लिखा गया है। और जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी के बीच काफ़ी मतभेद थे और उन मतभेद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमें इंदिरा गांधी से कोई झगड़ा नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि इंदिरा गांधी की नीति, उनके मत, उनके कार्य से झगड़ा है। सो वह जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य हमें अच्छा नहीं लगता है, उनके कार्य से झगड़ा है। बल्कि इंदिरा गांधी से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उनके कार्य से झगड़ा है। हमें उन व्यक्ति से कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि उनके नीति और सिद्धांत से झगड़ा है। तो ये तीसरा चैप्टर भी आज क्या हो गया, खत्म हो गया। और खत्म होने के बाद अगले मतलब वीडियो में एपिसोड में आप लोगों को कराया जाएगा चौथा अध्याय में अर्धनारीश्वर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका करवा दिया जाएगा, जो भी होगा इसमें से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन A to Z करवा दिया जाएगा, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये भी चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक।